खिलाड़ी के साथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शो का जो प्रीफिक्स है वो दिल की बात है, यानी यहाँ पर बातें दिल से की जाती हैं। और जहाँ दिल है, जो काम दिल से किया जाता है, वहाँ जज्बा जरूर होता है। जज्बा होता है तो जुनून होता है, और जुनून होता है तो जीत तो 100% गारंटीड है। तो ऐसी ही जीत का सिलसिला लगातार जो लेके चले आ रहे हैं वो है हमारे नेशनल पैरा बैडमिंटन कोच श्री गौरव खन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके शो पर। थैंक यू सुप्रिया जी। गौरव जी, पहले द्रोणाचार्य अवार्ड, अब पद्मश्री, कैसा महसूस हो? It's a proud feeling, of course, when you do something for over a long period of time. It's not only you who is involved. It's not only you who suffers. It's not only you who contributes. There are many associates, your friends, your colleagues, your office people, your family at most. So जी। everyone suffers and everyone has got some observation. उनका ध्यान होता है कि क्या कर रहा है ये, क्यों घुसा हुआ है इतना ज्यादा, कुछ और करे। तो बिकॉज जो एस्टेब्लिश्ड फील्ड होती है उसमें तो सभी लोग काम करते हैं। जब आप कुछ नया करने जाते हैं तो देर आर क्रिटिक्स एंड देर आर स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस फ्रॉम पीपल अराउंड कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या भविष्य है। और जब मैंने स्टार्ट किया था 2 डिकेड पहले 2000 में और 1998 में जब स्टार्ट किया था हल्का सा, तो इट वाज नोवेयर ऐसा सोचा था कि 20 साल बाद ये ओलंपिक इवेंट हो जाएगा। It we started just as a welfare activity or just my contribution to the society or just whatever I could do, at least I can give away. तो उस context में फिर करते गए and now since it has been recognized and so kind of the government who has given attention and just appreciation to this task, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी फीलिंग है मेरे लिए कि I have proved myself कि जो भी मैं कर रहा था वो मीनिंगफुल था। एंड द सक्सेस रिवील इटसेल्फ अपनी स्टोरी को। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी बात यह है कि आई एम द फर्स्ट वन इन द कंट्री एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि भविष्य है, इंसानियत जिंदा है, तो मेरे साथ साथ अब आने वाले टाइम में और भी पद्मश्री और द्रोणाचार्य होंगे जो डिफरेंटली एबल्ड को ट्रेनिंग करेंगे। बिल्कुल सही फरमाया आपने सर। सही है, जो आपने स्टोरी रिवील वाली बात करी है ना, तो ये स्टोरी आज हमको इस शो पे दिल की बात खिलाड़ी के साथ में रिवील करवानी है। शुरू से शुरू करते हैं। आपकी जो ये इंस्पायरिंग स्टोरी है, ये प्लीज हमारे साथ डिस्कस करिए। नहीं, कुछ नहीं। जब मेरे को 1998 में मेरा नेशनल में लैंडिंग के समय नी ट्विस्ट कर गया और मेरे लेग्स के ऑपरेशन हो गए, तो ऑलमोस्ट प्रोफेशनल करियर मेरा बंद हो गया। और आफ्टरवर्ड्स आई हैड गॉन टू ट्वाइस इंजरी ऑफ माय नी और नहीं कर पाया। फिर पढ़ाई शुरू करी तो आई क्वालिफाइड फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशंस एंड वन ऑफ देम वाज आरपीएफ एज अ कमांडर। तो उसका ट्रेनिंग हुआ। फिर उसके बाद आई गॉट माय पोस्टिंग इन हाथरस जंक्शन। देयर यंगस्टर थे, बैचलर थे, तो अच्छा पैशन था बट काम करने का। पर आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट कि छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पर जो हियरिंग इम्पेयर्ड हैं और जो ये पिक पॉकेटिंग और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होते रहते हैं। और इनको हटाने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। बट आई थॉट कि ये जाएंगे कहाँ, इनका घर कहाँ है। तो थोड़ा डेप्थ में जाने की कोशिश की तो पता चला वो लावारिस हैं और उनका कोई अपना नहीं है। और छोटे बच्चे क्या करेंगे फिर, अल्टीमेटली उनके पास तो अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो वो कुछ तो करते ही, तो उसको कंसर्न सोच के जस्ट उनसे बात करी, स्टार्ट किया, बैडमिंटन रैकेट्स लाके दिए और खेलना शुरू किया बाद में, क्योंकि बैडमिंटन तो मेरा पैशन था ही था थोड़ा बहुत स्टेशन के बाहर। बस स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली अफेक्शन बढ़ता चला गया। साइन लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत सीख ली। फिर लखनऊ ट्रांसफर जब हुआ मेरा तो उसको थोड़ा और पैशनेटली किया, क्योंकि ये मेरा अपना जगह था, यहाँ बैडमिंटन कोर्ट्स थे तो यहाँ बुलाने शुरू करे। फिर धीरे धीरे मैं डेफ एसोसिएशन के साथ इन्वॉल्व हो गया, स्टेट लेवल पे काम करना शुरू किया। दूसरे स्पोर्ट्स भी कराते थे, खाली बैडमिंटन नहीं। बट कोचिंग में बैडमिंटन नहीं करता था। फिर स्लोली स्लोली आई बिकेम द हेड नेशनल कोच ऑफ इंडियन डेफ बैडमिंटन टीम। फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी स्टार्ट परफॉर्मिंग एंड उसमें 2 ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स एंड आई आल्सो बिकेम द हेड नेशनल कोच ऑफ, not head national coach, I also became the coach of Asian team also in the world championship जी। between two continents, Asia and Europe. So slowly slowly it has the story converted into a professional coach। और उसमें साइन लैंग्वेज सीख ली तो आई वाज अप्रिशिएटेड अराउंड द वर्ल्ड फॉर दैट। और फिर when I had been given the responsibility to join as the head national coach of
इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम, तो यहाँ पर भी बहुत कम पार्टिसिपेंट्स था। ओवरऑल नेशनल्स में 60 या 70 प्लेयर होते थे। तो my task was not only to train them but also to provide a structure to them where they can train together professionally, and also just to make a smooth pathway so that they can start from a grassroots level and to reach and participate in international level competition. And for that there were several bridges to be formed. तो फिर वो साई फेडरेशन, गवर्नमेंट, ग्रासरूट लेवल, स्टेट एसोसिएशंस, फिर काफी काम करना शुरू किया। आई इवन ऑर्गेनाइज नेशनल्स विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ any corner, not even government and not even federation also not was there. The federation से भी नहीं, तो in fact so I organized many nationals and now the national participation has become 700 in a yearly event. और पहले जो 50 होता था वो अब 700 हो चुका है। पहले इंटरनेशनल एथलीट्स हमारे हार्डली 200 के करीब थे, आज हमारा 1000 का डेटाबेस हो चुका है। पहले मेडल परफॉर्मेंस इतनी अधिक नहीं थी क्योंकि पार्टिसिपेशन भी कम था और परफॉर्मेंस लेवल भी कम था और कंपटीशन लेवल भी कम था। एंड नाउ वी हैव वन more than 800 medals in since 2015, and that includes 200 gold medal in international recognized competitions, which includes obviously Olympic Games, World Championship, Asian Games, Asian Championships. बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली ये जो मेडल टैली की आप बात कर रहे हैं, इस पे मेरा दूसरा सवाल है कि ये नीडलेस टू से, दिस इज एक्चुअली नीडलेस टू से कि आपने भारत में जो पैरा बैडमिंटन के लिए ऑल टुगेदर एक डिफरेंट लेवल पे आप उसको ले आए हैं। और चाइना में भी एशियन पैरा गेम्स में ऑल टुगेदर 21 मेडल्स आपने केवल बैडमिंटन की झोली में लाके रख दिए। तो ये जो आपने जब एज कोच शुरू किया और आज बैडमिंटन को कहाँ देखते हैं आप, कहाँ था कहाँ आ गया, थोड़ा एक तुलना हमें बताइए और ये कैसे अचीव। देखिए, तुलना में तो पहला तो मैंने नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन आपको बताया कि कितना मिनिमल 50 से 60 से स्टार्ट किया था और आज हम लोग 1000 पे पहुंच गए हैं। बट इन टर्म्स ऑफ दैट कोचिंग स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला तो जिम्मेदारी ये था कि कैसे एक प्रोफेशनल सेटअप में सब एक साथ ट्रेनिंग करें। तो जी। एक हमारे दिवंगत माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक स्पोर्ट्स कॉलेज में हमको एक जगह दे दी जहां पर हम लोग एक साथ रहने लगे। वहां पे जितने एलीट प्लेयर थे इंडिया के, प्रमोद, सुकांत, कृष्णा, मनोज, सब लोग, पारुल, पलक, सब लोग एक साथ वहां पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया सब लोगों ने। और फिर वी हैव स्टार्टेड परफॉर्मिंग। हालांकि कोर्ट अच्छे नहीं थे, शाबी कंडीशन था, कोर्ट भी टूटे थे, बारिश में पानी भी चूता था, पोछा भी खुद ही लगाते थे और खाना भी खुद ही बनाते थे। तो थोड़ा टफ फेस था, बट इन एनी केस एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छा महीने चला। और तो हम लोगों ने जब परफॉर्मेंस डिलीवर करने शुरू किए तो थोड़ा बहुत लोगों ने अटेंशन आना शुरू हो गया। अटेंशन आना शुरू हो गया तो वर्ल्ड चैंपियनशिप 2019 के पहले हमें ओजीक्यू ने थोड़ा सपोर्ट किया और उन्होंने हमको एक बाबू बनारसी दास एकेडमी के सामने एक घर किराए पर लेके दे दिया। वहां से हमको थोड़ा और अच्छा एडवांस सेटअप मिल गया और हमने और अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया और साल भर हम लोग वहां पर रहे। पर उसके बाद टोक्यो ओलंपिक आ गया। अब वहां पर हमको और चीजें चाहिए थी, थोड़ा प्रायोरिटाइज कोर्ट थे, डेडिकेटेड कोर्ट चाहिए थे, क्योंकि बीबीडी में एबल बॉडी भी खेलते हैं, तो टाइमिंग्स का कंस्ट्रेंट था थोड़ा। तो हम लोग फिर ओमेक्स में, मेरे एक फ्रेंड थे, एक्सिलिया स्कूल उनका था और उनके पास स्पेस थी, तो आशीष पाठक जी ने मेरे को एक जगह ऑफर करी जहाँ पर बैडमिंटन के 4 कोर्ट्स बना लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर किराए पे रहना शुरू किया ओमेक सिटी पे। पर किराए के भी अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मकान मालिक, ये कील मत गाड़ो, ये व्हीलचेयर वाला ऊपर कैसे जाएगा, डिसेबल्ड फ्रेंडली वॉशरूम्स नहीं है, तो वो कंस्ट्रेंट हुआ। फिर हमको बहुत सारी चीजों के लिए जाना पड़ता था, अपनी रिकवरीज के लिए बीबीडी फिर से जाना पड़ता था। तो फिर एक छोटा सा लोन लिया और वहां पर लोन लेके एक घर हम लोगों ने बनाया, हॉस्टल बनाया, जिसका नाम रखा द्रोना पैरालंपिक हाउस। उसके अंदर हमने जिम, सोना बाथ, स्टीम बाथ, आइस बाथ, जैकुजी, हाइड्रोथेरेपी बनाया, 3 कुक अपॉइंट किए, फिजियोज अपॉइंट किए, मैस्योर अपॉइंट किया, फिजिकल ट्रेनर अपॉइंट किया, कोचेस अपॉइंट किए। और अब हम ऐसी स्थिति में है कि वी हैव गॉट एवरीथिंग हमारे पास एंड वी आर इन अ प्रोफेशनल सेटअप एंड वी आर परफॉर्मिंग एट अ हाईएस्ट लेवल। तो अभी थिंग्स आर वेरी वेरी गुड। और अगर तब से अब तक देखते हैं तो हमारे एथलीट्स के पास आज स्पॉन्सरशिप है, तब नहीं थी। तब आज एडवांस इक्विपमेंट्स है, तब नहीं थे। तब अपनी पूरी टीम का अगर कोच, मैस्योर, फिजिकल ट्रेनर और फिजियो सब कुछ मैं ही था, मैं ही मसाज करता था और मैं ही स्ट्रेचिंग करता था। आज की डेट में वी हैव डेडिकेटेड पीपल अराउंड, वी हैव स्पोर्ट साइंस, सो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट ड्रास्टिकली एंड फ्यूचर इज ब्राइट ऑफ कोर्स।
तो बेसिकली यू आर द अनिल कपूर ऑफ बैडमिंटन, कि आप एक्शन भी कर लेते हैं और रोमांटिक मूवीज भी कर लेते हैं और इमोशनल भी कर लेते हैं, एंड यू एक्चुअली रिजेंबल अ लॉट। एक कोच की सोच कैसी होनी चाहिए आपके हिसाब देखिए, पहली बात तो यू नीड टू बी अ टफ ह्यूमन बीइंग इमोशनली, क्योंकि आपको बहुत ना केवल दूसरे को बूस्ट करना है, खुद भी बूस्ट रहना है। और व्हेन यू आर नॉट इन अ प्रोफेशनल सेटअप, यू आर नॉट इन अ गिवन सेटअप, जो कि आपको पक्की पकाई चीज मिली है, जब आपके पास नहीं होती है तो आपको बहुत सारे स्टेप्स पे स्ट्रगल करना पड़ता है। अब आपको कोई, से? आप बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून हो जाएं और आप को माँ बाप सब कुछ अवेलेबल करवा दें, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। लेकिन जब आपके पास कुछ होता ही नहीं है सेटअप, और आप जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो थिंग्स आर ऑलवेज टफ फॉर एवरीथिंग। तो एज अ कोच, यू नीड टू बी ऑप्टिमिस्टिक, यू नीड टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू थिंक दैट आपको ये नहीं सोचना है कि आपको सब कुछ वापस मिलेगा, क्योंकि लाइफ चेंजिंग है एंड द सक्सेस हैज मेनी फादर्स। बट आप, यू कीप ऑन डूइंग योर जॉब एंड सक्सेस विल बी योर्स। तो आप करते जाइए, सफलता आपके कदम चूमेगी चूमेगी। सर, मैंने ये बहुत सारे कोचेस से सुना है कि चलिए फिजिकली तो आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन मेंटली कई कई बार पैरा एथलीट्स जो होते हैं वो डिप्रेशन में जाने के उनके काफी चांसेस रहते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू बिहेव इन द मैनर द अदर पीपल आर प्रिविलेज टू। तो वो कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बात तो आज की डेट में मेरे को अगर कोई पूछेगा, तो हमारे पास प्रेम आले हैं, उनका आर्मी में एक्सीडेंट होने के बाद वो परमानेंट व्हीलचेयर पर हो गए, बट आज नाउ ही इज कंटिन्यूअस नेशनल चैंपियन फॉर मेनी इयर्स, एंड आल्सो ही इज वर्ल्ड नंबर 4, एंड ही इज डूइंग आउटस्टैंडिंग। पहले ही व्हीलचेयर एथलीट है। नॉर्मली आदमी व्हीलचेयर में सोचता है कि मैं तो अब सिंपैथी का पात्र हो गया हूँ, और आदमी उसको बहुत ही मतलब सिंपैथी वाली नजरों से देखता है, सहानुभूति की नजरों से देखता है। सिमिलरली, अगर आपके जी। घर में लड़की पैदा हो जाए, तो आप सोचते हैं कि इसकी शादी कैसे होगी, एक लायबिलिटी आ गई। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हो जाते हैं, सोसाइटी भी एक अलग नजर से देखने लग जाती है। पर ओवर द इयर्स, जब कंपेयर करते हैं, तो वो सुपर हीरोज बन के सामने आ गए हैं। आज की डेट में वो रोल मॉडल्स हैं दुनिया के सामने। तो देखिए, सही। सबसे पहले तो ये कि मैं मानता ही नहीं कि वो लोग मेंटली स्ट्रांग नहीं है। दे आर सुपर हीरोज, दे आर टफ, एंड दे आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इवन फॉर अस ऑल्सो। पहली बात। दूसरी चीज ये है कि हाँ, शुरू में जब पता नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होती है, और संसाधन नहीं होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिप्रेशन आता है। और आपको, स्पेशली अगर आपके लेग में पोलियो है, तो आपके साथ उसके प्रॉब्लम लगी रहेंगी, उससे जुड़ी हुई लगी, कभी पेन होगा, कभी आपको इंजरीज होंगी, कभी आपका रिकवरी में डिले होगा। तो ऑब्वियसली दीज आर द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। बट अगर आप गिरने के बाद बार बार उठना सीख लेंगे, तो आप उस पेन को एक्सेप्ट कर लेंगे, और एक्सेप्ट जैसे ही आप कोई चीज कर लेंगे, आप समझ लीजिए आपने अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया। तो आपने मान ही लिया जब हमको कोई दिक्कत होनी नहीं है और हम उसको रिकवर कर लेंगे, तो यू विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको काउंसिल करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अभी मेजर कंस्ट्रेंट मेरा होता है भविष्य के लिए। जब कोई लड़की के पापा को, मैं छोटे बच्चों को अप्रोच करता हूँ, उसके माँ बाप कहते हैं कि हाँ सर, वो आपके पास चली जाएगी, पढ़ाई कहाँ करेगी, इसकी शादी कैसे होगी, नौकरी लग जाएगी, गारंटी क्या है। इन सब सवालों के जवाब नहीं हो पाते मेरे को, तब मैं बड़ा अपने आप को अक्षम महसूस करता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मेरे पास और शक्ति होती और पावर होती और एक स्कूल भी होता और सब कुछ कर सकता, तो शायद मैं और बेहतर काम कर सकता। बट दे आर सुपर ह्यूमंस, नो डाउट एट ऑल। सो वो सुपर पावर्स है। इसी के साथ मैं चाहूंगी, आपके टॉप प्लेयर्स हैं प्रमोद भगत, रोहित, नीलेश, सारे, तो ये सब स्टूडेंट्स जो है आपके, हालांकि कोच से ये सवाल बड़ा अजीब सा है, अगर मैं इसको इस तरीके से कहूँ कि आपका फेवरेट कौन है, ये नहीं पूछूंगी, मैं कहूंगी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब में अच्छा सीखने लायक क्या है, हर एक अच्छा, प्लेयर के बारे में सीखने बताइए लायक। हमें। देखिए, सबका अपना अपना कैरेक्टर होता है, सब में कोई अच्छी चीज होती है। अगर आप बात करते हैं मनोज की, तो ही इज अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, सॉफ्ट हार्टेड, सबकी मदद करना चाहता है, सबकी केयर करता है। चिराग की बात करते हैं, तो वो बहुत ही हाईटेक है, मोबाइल मोबाइल से आप कोई भी टेक्नोलॉजी बात सोचेंगे तो वो बहुत अच्छी करेगा। पलक से बात करते हैं, तो शी इज अ वॉरियर। वो पहले कहाँ, उसको पहले हैंड का प्रॉब्लम था, बाद में कैंसर ट्यूमर हो गया, और ट्यूमर के बाद उसको बोल दिया कि शायद वो कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगी, बच भी हो पाएगा, क्या हो पाएगा नहीं मालूम था। एंड शी इज बैक। प्रमोद की बात करें, तो वो स्टील द शो वाला, उसका बैक पाइपर वाला कैरेक्टर है कि बहुत कूल माइंडेड रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है। सुकांत की बात करें, तो ऑफ कोर्स ही इज इंटेलिजेंट बॉय, सबका ध्यान रखते हैं। इधर आप आबू की बात करें, तो बहुत ही स्ट्रांग है, मोटिवेशनल है बहुत ज्यादा,
नित्या की बात करें तो एक बेबी की तरह है, बट शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो देर आर पीपल अराउंड एंड एवरीवन हैज गॉट सम स्पेशल कैरेक्टर, एंड एवरीवन इज अ सुपर हीरो, जैसा मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो अपने अपने कैरेक्टर में सब मतलब दे आर वॉरियर्स। ऐसा कौन सा सक्सेस मंत्र है जो आप इन सबको कॉमनली बताते हो और सिखाते हैं? हमें भी जानना मैं है। कॉमनली सबको बताता हूँ, पर सब सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं वो बात की बात है। तो मेरे को लगता है कि मतलब वी नीड टू बी फर्स्ट अ गुड ह्यूमन बीइंग, एंड देन वी कैन बी एनीथिंग। चाहे एक अच्छा प्लेयर, अच्छा कोच या कुछ भी, पर पहले अच्छा इंसान बनना सीखना चाहिए। और ऐसा ही मेरी माता जी ने मुझे सिखाया था। तो आई ट्राई माई बेस्ट, और मैं ये भी चाहता हूँ कि चाहे वो छोटा खिलाड़ी हो, बड़ा खिलाड़ी हो, चाहे वो परफॉर्मर हो, नॉन परफॉर्मर हो, आई वॉन्ट टू टेक एवरीवन अलोंग। और जो शायद मुसीबत में ज्यादा होता है, मैं उसको ज्यादा सपोर्ट करता हूँ पहले। तो मैं जी जी। सबको चाहता हूँ कि सब ऐसे मेरी तरीके से बने, बट एवरीवन हैज गॉट अ डिफरेंट कैरेक्टर। एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपकी स्पोर्ट्स की, आपका जो बैडमिंटन स्पोर्ट है, इस ये क्या नॉर्मल बैडमिंटन से डिफरेंट होता है या बिल्कुल ही वैसा होता है, या कुछ रूल्स चेंज होते हैं, नहीं, कुछ पैरा नियम? बैडमिंटन इज मोर और लेस अ डिफरेंट एस्पेक्ट। कहते हैं कि पैरा बैडमिंटन बैडमिंटन है, यस, इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन, इन टर्म्स ऑफ कांटेक्ट विद द रैकेट, शटलकॉक एंड टेकिंग पॉइंट्स, वो बात एक हो सकती है। रूल स्कोरिंग सिस्टम एक है। बट कुछ कैटेगरीज के कोर्ट के डायमेंशंस भी डिफरेंट हैं, और थोड़े से स्पेसिफिक रूल्स भी डिफरेंट हैं। व्हीलचेयर अलग कैटेगरी, अलग डायमेंशन से होता है। SL3 अलग डायमेंशन से होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस जब डबल्स करते हैं तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास होता है, उसमें नंबर्स की काउंटिंग इन्वॉल्व होती है। तो जी डिपेंडिंग अपॉन इंजरी ऑफ एथलीट, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंटली एबल्ड जो स्ट्रक्चर है, जो उसका क्लासिफिकेशन है, उसके बेस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है, एंड दे प्ले विद इन देयर ओन डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। और उस स्ट्रक्चर में उनको 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, और इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंट होता है। और सबसे बड़ी बात होता है कोचिंग में डिफरेंट पार्ट है, क्योंकि आप जब एबल बॉडी में ट्रेनिंग कराते हैं तो आप A B C 3 तरीके के आप स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक एलीट एथलीट के लिए, एक मीडियम एथलीट के लिए, और एक बिगिनर के लिए। परंतु इधर जब बिल्कुल। आप व्हेन यू स्टार्ट मेकिंग अ कोचिंग प्रोग्राम, तो आपको एक ही कैटेगरी में ABC नहीं कर सकते। यू हैव टू डील एवरी एथलीट इन अ यूनिक वे, क्योंकि हर किसी का डिफरेंटली एबल क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंस्ट्रेंट है, वो डिफरेंट है। कोई पोलियो वाला अफेक्टेड है, कोई एक्सीडेंटली इंजर्ड है, कोई कॉग्निजाइटल इंजरी है जिसको, और कोई बाय बर्थ डिफॉर्मिटी है। सो देयर आर डिफरेंट। किसी के राइट लेग में प्रॉब्लम है, किसी के लेफ्ट लेग में प्रॉब्लम है। So coach has to be very very observative while making a training schedule for an athlete, and उसके बाद किसी के कभी कुछ पेन होता है, किसी का कुछ पेन हो जाता है, किसी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आप लोड नहीं दे सकते हो। तो आपको ना केवल आपके वीक पार्ट की स्ट्रेंथनिंग करनी है, उसे मजबूत करना है, बल्कि आपको दूसरे प्लेयर की भी वीकनेस देखनी है जब आप किसी प्लेयर के साथ मैच खेलते हैं, ताकि आप उस वीकनेस का फायदा उठा के स्पोर्ट्स में पॉइंट गेन कर सकें। So there are intricated structure involved when you train a differently able athlete. It's not fully same like a able body training like able body athletes. It's different. ये कई बार हमने देखा है कि पैरा एथलीट्स जो होते हैं, अलग अलग तरीके से, किसी के हाथ में होता है, किसी के पैर का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें भी क्या डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं हम, लाइक लेग एम्प्यूटी है या हैंड एम्प्यूटी है, आर्म एम्प्यूटी है, कुछ ऐसा रहता है? देखिए, इंट्रिकेटेडली अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें तो देखिए, स्टैंडिंग कैटेगरी होती है और एक व्हीलचेयर कैटेगरी होती है। स्टैंडिंग कैटेगरी में जो लोग खड़े होकर अपने पैरों से खेलते हैं नो बैडमिंटन को, उसके कोर्ट डायमेंशन डिफरेंट हो सकते हैं, पर बैडमिंटन का सेम तरीका होता है खेलने का। तो उनको ओके। कहते हैं स्टैंडिंग कैटेगरी। एक SU5 होता है जो स्टैंडिंग अपर 5 होता है। उसका मतलब ये होता है कि जिनके ऊपर के पार्ट पे प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट है, तो स्टैंडिंग अपर खेलते हैं वो, हाथ में जिनके प्रॉब्लम है। एक होता है हम्म। लोअर, स्टैंडिंग लोअर, जो कि खड़ा के जिनके पैर में प्रॉब्लम है, बट दे डू स्टैंड, सो दे आर कॉल्ड एज स्टैंडिंग लोअर कैटेगरी। एंड दोज हु आर प्लेइंग ऑन व्हीलचेयर, जिनके बैक का प्रॉब्लम है, जिनके खड़े होने का प्रॉब्लम है, जिनको पोलियो का इशू है, और जिनके साथ लेग स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो वो लोग व्हीलचेयर पे खेलते हैं। So in this way there are 6 classes of para badminton: SL3, SL4, SU5, WH1, WH2 and SH6। तो SS6 ये कैटेगरी होती है जो ड्वार्फ की होती है, जिनकी हाइट पूरी एक डिमार्केशन होता है, एक मार्किंग होती है, उससे कम की होती है। व्हीलचेयर एथलीट वो होते हैं जिनके बैक के इश्यूज होते हैं या पोलियो का इश्यूज होते हैं, और वो लोग व्हीलचेयर पर खेलते हैं। स्टैंडिंग अपर कैटेगरी SU5 वो होती है जिनके अपर हैंड के इश्यूज जिनके साथ इन्वॉल्व होते हैं। स्टैंडिंग लोअर कैटेगरी SL3, SL4 होती है,
जिसमें लोगों के साथ लेग के इशू इन्वॉल्व होते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर ऑफ इंजरी एंड और डिफरेंट एबिलिटी, उनको स्ट्रक्चर में डिवाइड करता है एक क्लासिफिकेशन पैनल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, और वो लोग पैरा बैडमिंटन में पार्टिसिपेट करते हैं बेस्ड ऑन दैट क्लासिफिकेशन। ओके, फाइन। अब पेरिस पास है, एकदम पास, तो क्या तैयारियां हैं सर? पेरिस पास है, वर्ल्ड चैंपियनशिप हमारा लास्ट इवेंट है पेरिस ओलंपिक क्वालिफिकेशन का, जिसके बाद हमारे पास लेटर्स और क्वालिफिकेशन के कॉरेस्पॉन्डेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट टाइम हमारे 7 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था टोक्यो पैरालंपिक्स में, जिसमें 6 लोग सेमीफाइनल खेले थे, और वी एंडेड अप विद 4 मेडल्स इंक्लूडिंग 2 गोल्ड मेडल्स। इस बार हमारा टारगेट, पहली बात तो क्वालिफिकेशन आई बिलीव 14 to 15 एथलीट विल क्वालिफाई फ्रॉम इंडिया, and medal. Last time it was 4, and this time I'm expecting 12 medals, so it can be 3 times of the medal what we got last time. And in terms of preparation, as soon as the list will be finalized, we are planning to make dedicated camps, training structure, so that we can just aspire whatever we are aspiring, we can achieve that. तो वो हमारी तैयारी शुरू हो जाएगी। मोर पावर टू यू एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। एंड जाते जाते एक सवाल, कोई ऐसे 5 स्पोर्ट्स टर्म बताइए आप अपने इस बैडमिंटन स्पोर्ट के, जो टेक्निकल टर्म्स हो और हम हमारे जैसे लेमैन्स को, हमारे जैसे कॉमन मैन को पता होने चाहिए, ताकि हम और ज्यादा रोचक तरीके से आपका मैच देख सके। देखिए, अगर आप स्पोर्टिंग इक्विपमेंट की बात करते हैं तो रैकेट, शटलकॉक, नेट पोस्ट, कोर्ट, सिंथेटिक कोर्ट्स, अलग डिफरेंट टाइप के कोर्ट्स होते हैं। अगर आप प्लेइंग इक्विपमेंट्स की बात करते हैं तो व्हीलचेयर एक इक्विपमेंट है, प्रोस्थेटिक लेग्स हमारे पास अभी आज की डेट में इक्विपमेंट है। बैडमिंटन के स्ट्रोक्स की बात करते हैं तो स्मैश, टॉस, ड्रॉप, ड्रिबल, नेट स्ट्रोक्स, क्लियर, मेनी स्ट्रोक्स आर देयर। तो आपको 5 चाहिए थे, शायद मैंने आपको ज्यादा बता दिए। थैंक यू सो मच गौरव जी। फिर भी जाते जाते, जितने एस्पायरिंग बडिंग टैलेंट्स हैं, जो आपके जैसा बनना चाह रहे हैं, दूसरे बैडमिंटन प्लेयर्स की तरह बनना चाह रहे हैं, उनके लिए एक संदेश। देखिए, आप पहले तो स्टार्ट करिए, जो बडिंग टैलेंट बनना चाह रहे हैं सबसे पहले तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए। इफ यू आर ऑफ द एज ऑफ 10 years, 11 years, 12 years, यू आर यंगस्टर्स, यू हैव गॉट अ डिफरेंट यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर, और तो उसको प्रॉब्लम मत समझिएगा, ये समझिएगा कि आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। एंड आई एम डेफिनेटली सर्चिंग फॉर यंगस्टर्स so that we can prepare them for 2028, 2032, 2036 Paralympics. Do contact me. My number, Supriya ji, please give to everyone, and tell them to contact me whenever they want. तो ये थी गौरव खन्ना जी के दिल की बात, जो जाते जाते उन्होंने बोल दी। सीरियसली कीप द फिंगर्स क्रॉस फॉर पेरिस ओलंपिक्स। थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर योर टाइम। Thank you so much, Supriya ji.